हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पार्ट 5 वीडियो पर हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, वहां से पिछले वीडियोस जरूर देख लेना क्योंकि चैप्टर लिंक्ड है। अब हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आपने ये देखा ही होगा जब हम सोल्ट सोल्यूशन लेते हैं और साथ में सेल और बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो सोल्ट सोल्यूशन में जो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये हर सोल्यूशन में पॉसिबल है? अगर आप शुगर सोल्यूशन ले रहे हो, क्या शुगर सोल्यूशन में भी बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, शुगर सोल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या करेगा भी तो बहुत कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। मतलब हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिवीजन दी किसने थी? फैराडे ने 1824 में सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट, या तो पानी में डिसॉल्व कर दो या मेल्ट कर दो, मोल्टन स्टेट में ले लो, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसमें क्या किया हमने? वाटर में सोल्ट ऐड किया। जब वाटर में सोल्ट ऐड करेंगे, जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोल्ट है NaCl, जब उसे हम वाटर में ऐड करते हैं तब ये NaCl डिसोशिएट हो जाता है इनटू आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ये जो आयंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयंस बनने की वजह से जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट में आते कौन कौन से सोल्यूशन है? जितने भी एसिड्स हैं, बेस, सोल्ट, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब सेकंड टर्म आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उल्टा होगा बिल्कुल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड है हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके केस में जो बल्ब था वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसमें एग्जांपल आएगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यूरिया, क्योंकि जब शुगर और यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं कोई आयंस फॉर्म नहीं होते, ना कोई आयन फॉर्म होंगे ना कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन है जो ना आयंस फॉर्म करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हमें पता है दो टर्म्स होती हैं, एक है डिसोसिएशन, एक है आयनाइजेशन। इनमें स्लाइट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले देखो डिसोसिएशन। जब कोई आयनिक कंपाउंड, आपके पास आयनिक कंपाउंड है, एग्जांपल NaCl को आपने जब वाटर में डाला, व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सॉलिड कंपाउंड, जो पहले से ही प्रेजेंट है। अगर मैं NaCl देखूं, सॉलिड NaCl, उसमें पहले से ही आयंस प्रेजेंट है। मतलब जो इसका क्रिस्टल होगा ना, उस क्रिस्टल के अंदर Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा। बट वाटर में डालने पर ये जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो सॉलिड स्टेट में इकट्ठे पड़े थे, जब मैंने वाटर में डाला तो जो आयंस है वो सेपरेट आउट हो गए। इस प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं। बट आयनाइजेशन क्या होता है? जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल HCl, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें अभी कोई आयंस नहीं है। जब आप वाटर में डालोगे ना तभी आयंस बनेंगे। मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे ही तभी जब आपने वाटर में डाला। NaCl में वो पहले ही आयनिक फॉर्म में था, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, बस फर्क क्या था? वो पास पास थे आयंस, पानी में डाला दूर दूर चले गए। बट आयनाइजेशन के केस में आयंस पहले है ही नहीं, आयंस बनने ही तब है जब आप वाटर डालोगे। बट अपने चैप्टर में हम आयनाइजेशन और डिसोसिएशन टर्म को एक जैसा मानकर चलेंगे। सो अब टर्म आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, आपने इसको वाटर में डाला, वाटर में डालने पर इसके आयंस बन गए, A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब जरूरी तो नहीं है ना सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस में टूटे, हो सकता है कुछ टूट जाए, कुछ डिसोशिएट हो जाए, कुछ ना हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं? उसके लिए मैं निकालूंगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये है क्या? फ्रैक्शन है ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस। मींस न्यूमरेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए हैं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने लिए हैं। सपोज मॉलिक्यूल है AB, इस AB मॉलिक्यूल के मैंने 10 मोल्स लिए। मतलब मेरे पास सपोज एक बीकर है, उस बीकर में AB सोल्यूशन है, उसके भी 10 मोल्स हैं इनिशियली। जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ये जो 10 मोल्स AB थे ना, उसमें से कुछ तो A पॉजिटिव B नेगेटिव में टूट गए, बाकी कुछ अभी AB की फॉर्म में ही है। तो मैं देखूंगी कितने मोल्स टूटे अपॉन टोटल कितने लिए थे। 10 लिए थे, सपोज 8 टूट गए तो 8/10 0.8 हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। मतलब 80% सोल्यूशन डिसोशिएट हुआ मेरा। AB जो था 10 मोल्स थे, उन 10 मोल्स में से सिर्फ 8 मोल्स ऐसे हैं जो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में ब्रेक डाउन करके,
बाकी के बचे हुए 2 मोल AB के कंपाउंड फॉर्म में ही रहे। अब डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब इसको डायग्राम में समझो। सपोज आपके पास एक सोल्यूशन था जिसमें 2 तरह के आयंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, A पॉजिटिव बी नेगेटिव। जब आपने पानी में डाला सारे के सारे पॉजिटिव ही लगोगे, सारे के सारे नेगेटिव ही लगोगे, मीन्स ये फुली डिसोशिएट हो गया पानी में। जैसे आपने पानी में डाला सारे के सारे A पॉजिटिव बी नेगेटिव सेपरेट हो गए, A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूट गए, सो इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, कुछ तो अभी भी कंबाइंड ही रह रहे हैं। ये देखो ये AB ही है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं हुए, मतलब ये A पॉजिटिव B नेगेटिव इकट्ठे हैं अभी। ऐसे यहाँ पर भी A पॉजिटिव B नेगेटिव इकट्ठे हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए, A पॉजिटिव सेपरेट हो गया, B नेगेटिव सेपरेट हो गया, मीन्स इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है वाटर में डालने पर। सो इट इज एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें तो कोई डिसोसिएशन होगा ही नहीं, डू नॉट डिसोशिएट इनटू वाटर, जैसा था AB वैसा का वैसा ही रहा, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे साथ साथ। अभी किया 2 कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वो सब्सटेंसेस है विच डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। जब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं, और जब इतने सारे आयंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही। एग्जाम्पल, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट्स हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे आपके पास NaOH है, आपने क्या किया, NaOH में पानी डाल दिया। जैसे आपने NaOH में पानी डाला ना, ये टूटना शुरू हो गया, Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस, मतलब आयंस बन के। अब देखो मैंने एरो कौन सा यूज किया है, फॉरवर्ड एरो। ये ध्यान रखना, जब HCl को वाटर में डालोगे H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अभी जो H पॉजिटिव है ना ये बहुत छोटा, अब छोटे बच्चे जैसे अकेले नहीं रहते वैसे H पॉजिटिव भी अकेला नहीं रहता, ये H2O के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देते हैं, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हो क्या रहा है, जो मॉलिक्यूल है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, और सभी मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जितने भी मॉलिक्यूल थे ना A पॉजिटिव B नेगेटिव के सारे टूट गए A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कंबाइंड फॉर्म में हो, कोई भी कंबाइंड नहीं बचा, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस में टूट गए, तब उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है विच डिसोशिएट्स टू स्मॉल एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक डिसोशिएट होते हैं, पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होते। अब जब पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करेंगे, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एग्जांपल, जितने भी वीक एसिड्स, वीक बेस हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नाम से पता चल रहा है। आपने क्या किया, NH4OH लिया, NH4OH को पानी में डाला, एक्वस फॉर्म भी लिख सकते हो। अब देखो एरो कौन सा यूज कर रही हूँ, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। आयंस बनेंगे NH4 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में, OH नेगेटिव एक्वस स्टेट में। पर जो आपका बिकर है ना, अगर आपने NH4OH का सोल्यूशन लिया है ना, बिकर में सभी तरह के आयंस प्रेजेंट होंगे, कुछ तो प्रेजेंट होंगे NH4 पॉजिटिव, कुछ प्रेजेंट होंगे OH नेगेटिव, और कुछ प्रेजेंट होंगे NH4OH मॉलिक्यूल। मींस आपको सोल्यूशन में तीनों तरह के स्पीशीज मिल रहे हैं, आयंस भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और साथ में सब्सटेंस जो कि कंपाउंड है वो भी मिल रहा है। मतलब जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया। इसी इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयंस अब इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। जब आयंस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल और देख लो, CH3COOH एसिडिक एसिड, पानी में डाला, वीक एसिड है ना, इक्विलिब्रियम में आएगा, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ क्योंकि वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इन जनरल अगर लिखूं AB प्लस एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में होगा A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस के साथ। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनके लिए ओस्टवाल्ड ने एक एक्सप्रेशन दी थी जिसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में या कहीं पर भी आपको वाइवा में भी पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम पूछ लेते हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है,
इसको मैंने वाटर में डाला। जब मैं एसिटिक एसिड को वाटर में डालूंगी, एक तो बनेगा CH3COO नेगेटिव, साथ में क्या बनेगा, H पॉजिटिव। अभी करा था H पॉजिटिव वाटर के साथ रहता है, H3O पॉजिटिव बना लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं K, तो K को क्या लिख सकती हूँ मैं, क्या आता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दिए। और यहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है। अब वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है, ये इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, K इंटू H2O इक्वल टू, जो बच गई टर्म्स वो लिख लो, CH3COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन CH3COOH, यही बचा। K भी कांस्टेंट, H2O की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। अब ये जो नया कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ka से, और इसका नेम क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को हम एक मानकर चलेंगे। तो Ka का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, Ka इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। ये एक्सप्रेशन बन गई Ka के लिए। अब इस Ka को यूज करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनिशियली मेरे पास जो एसिटिक एसिड था उसकी कंसंट्रेशन थी C। शुरू में कोई CH3COO नेगेटिव नहीं बना, कोई H3O पॉजिटिव नहीं बना। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, CH3COOH की कंसंट्रेशन कम होने शुरू हो जाएगी और CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव की बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना CH3COOH टूटेगा उतना ही CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बनेगा। तो अब कितना टूटेगा, देखो अभी हमने शुरू में किया था अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर नहीं याद आया एक बार वीडियो को बैक करके देखो। तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिया है, C, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, C अल्फा आ गया। मतलब कितने मोल्स डिसोशिएट हुए, C अल्फा। C थे, उसमें से C अल्फा टूट गए तो बचे कितने, C माइनस C अल्फा। एसिटिक एसिड C अल्फा टूटा तो उतने ही मोल्स एसिटेट आयन और H3O पॉजिटिव के बनेंगे। तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पर। इसे पुट कर दो इस Ka वाले एक्सप्रेशन में। सो क्या बना, Ka इक्वल CH3COH की कंसंट्रेशन जो कि है C अल्फा, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो भी है C अल्फा, अपॉन में CH3COOH की कंसंट्रेशन वो है C माइनस C अल्फा। ये बन गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसल, तो मेरे पास Ka किसके इक्वल आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है ना वो बहुत छोटा होता है, अल्फा इज मच लेस देन 1। जब अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सपोज अल्फा है 0.001, 1 में से 0.001 माइनस होगा, कुछ खास फर्क तो नहीं आएगा, वो नियरली 1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो मैं 1 माइनस अल्फा को 1 पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बची, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ Ka अपॉन C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो रूट आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट बनाने के लिए। एक्सप्रेशन है अल्फा इक्वल Ka बाय C अंडर द रूट। देखो ये एक्सप्रेशन दोबारा लिख रही हूँ, अल्फा इक्वल Ka बाय C अंडर द रूट, यही थी एक्सप्रेशन। अब जो ये 1 बाय C है ना, 1 बाय C क्या होता है, C इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज सपोज ये मोलैरिटी है, बस मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। कंसंट्रेशन सपोज मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, कंसंट्रेशन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मैं सपोज कर रही हूँ जो वॉल्यूम V है ना कंटेन 1 मोल, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, नंबर ऑफ मोल की जगह 1 लिखा, वॉल्यूम की जगह V लिखा, तो C इज इक्वल टू 1 बाई V और V इज इक्वल टू 1 बाई C। मतलब मैं ये जो अपॉन 1 अपॉन C पड़ा है ना, इसको V लिख सकती हूँ। तो फॉर्मूला बन गया Ka इंटू V मीन्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम न्यूमरेटर में आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, स्पेसिफाई कर दिया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है दैट इज 1, इसे ही हम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई C और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू
वी। सो ये स्टेटमेंट है ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ की। स्टेटमेंट को लर्न भी कर लेना, कई बार वाइवा में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। स्टेट ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ, और दूसरी बात याद रखना है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।